गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। हम लोग देख सकते हैं आज का जो आपका टॉपिक है और 16 नंबर जो टॉपिक है आपका, इसमें है कि संघ पत्रिकाएं, पुस्तकें और नाटक। ठीक है, एक तरफ आपका लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका कार्य, यानी कि उनसे जुड़े हुए जो नाटक है, ये सारा चीज़। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, एटलीस्ट आपको दीनबंधु मित्र का तो पता ही होगा, ये तो लूसेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप देख ही रहे हो बी का आंसर क्या है, इसलिए आप आसानी से इसका टिक कर सकते हो। ठीक है, तो सी आंसर है, क्योंकि आपको दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण। इसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ही है देवी चौधरानी, और ये उपन्यास लिखने के लिए इनको जाना जाता है। इसमें देवी चौधरानी जो है, इसमें एक महिला है, उसके सशक्तिकरण और प्रतिरोध की कहानी है। ठीक है, नील दर्पण तो आपको पता ही है, एक प्रसिद्ध नाटक है जो ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल में जो नील किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है। तीसरा है आपका शतरंज के खिलाड़ी, जो कि प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, तो ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, और ये ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय शासकों की उदासीनता की आलोचना करता है। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल है, उसी के समय में भारतीय शासकों की उदासीनता की आलोचना करता है। ठीक है, 272 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये आपका है अल हिलाल। अल हिलाल किसका है? अब्दुल कलाम आज़ाद का है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आपको ना ये वाला जो PYQ है, ये ओनली IAS का, इसमें आपका ना जो भी है चारों ऑप्शंस के बारे में डिटेल करके दिया हुआ है, प्लस आपका हर एक ऑप्शंस जो है कि इसमें डिटेल करके शुरू से बताया गया है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान थे अब्दुल कलाम आज़ाद। 1912 में उन्होंने अल हिलाल नामक जो पत्रिका है उसको प्रकाशित की। यह उर्दू में प्रकाशित होने वाली एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उर्दू में थी। ठीक है, अल हिलाल, और ये साप्ताहिक थी, जिसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना। ठीक है, मुसलमानों में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना। जो मुसलमान हैं उनको राजनीतिक चेतना के लिए और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए अल हिलाल। अब्दुल कलाम आज़ाद की अन्य कृतियाँ भी हैं। एक तो अल हिलाल हो गया आपका, दूसरा है अल बलाग, तीसरा है गुबार एक खातिर, और चौथा है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, गुलाबे खातिर, अल बलाग और अल हिलाल, ये सभी अब्दुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग मोहम्मद अली जौहर का है द कॉमरेड। और कॉमरेड के बारे में इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। कई बार ऑप्शन से प्रश्न उठा लेते हैं यूपीएससी में, आपका इसको बहुत बार आपको जो है कि मिलेगा। जो कॉमरेड है ये किसका है? मोहम्मद अली जौहर का है। ये साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। और अल हिलाल क्या था? उर्दू में था, साप्ताहिक ही था वो भी। ठीक है, तो ये अंग्रेजी भाषा का है द कॉमरेड। और 1914 में जो प्रेस अधिनियम के तहत समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा का है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। और जमींदार जो है वो किसका है? जमींदार समाचार पत्र है जो जफ़र अली खान का है। ज से जमींदार, ज से जफ़र, ज से जमींदार, ज से जफ़र, ऐसे करके आप याद रखना। और सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। ठीक है, तो जमींदार जो है जफ़र अली खान के लिए है। और समाचार पत्र, इसकी शुरुआत उनके पिताजी मौलवी सिराजुद्दीन अहमद ने सियालकोट में कृषकों के समाचार पत्र के रूप में की थी। तो अगर ऑप्शन में जफ़र अली खान और पिता मौलवी सिराजुद्दीन अहमद, ठीक है, दोनों दिया रहे तो दोनों आंसर होगा। शुरुआत किया था मौलवी सिराजुद्दीन अहमद, जो जफ़र अली खान का पिता था। सियालकोट में कृषकों के समाचार पत्र के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, जमींदार की। ठीक है, चलो, सुबह आज़ादी। सुबह आज़ादी जो कविता है वो किसने लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। सुबह आज़ादी जो है फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। सुबह आज़ादी या सुबह ए आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा 1947 में भारत के विभाजन और नई नई मिली आज़ादी पर एक चिंतन के रूप में लिखी गई थी। ठीक है, सुबह आज़ादी।
तो आप ये याद रखना कि सुबह आज़ादी आपका क्या है, फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और जो है कि इसके साथ ही सॉरी, ये जो है ना आज़ादी पर एक चिंतन के रूप में लिखी गई थी। विभाजन के बाद जो है कि नई नई मिली आज़ादी पर एक चिंतन के रूप में लिखी गई थी, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ जो दुख आए, जो चुनौतियाँ आई, वो भी व्यक्त की गई। तो सुबह आज़ादी का मतलब है कि आज़ादी के बाद वाला जो सुबह, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा, जिनका सेशन है 1911 से 1984, एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी कवि थे ये, जिन्हें व्यापक रूप से उर्दू भाषा के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक माना जाता है। ये उर्दू भाषा के कवि थे। इनकी कुछ और भी उल्लेखनीय रचना है, आप यहाँ से जो है ना कि नोट डाउन कर सकते हो। नक्श ए फरियादी, ठीक है। तो आप ये याद रखना जरूर से, देखो ये सॉरी, आपका ये जो है नक्श ए फरियादी, ठीक है। नक्श ए फरियादी आपका है, आप इसको जो है कि नोट कर लो। ये आपको याद रहेगा, नक्श ए फरियादी यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, चलिए चलिए फिर उसके बाद है दस्त ए सबा। दस्त ए सबा है, सुबह आज़ादी है, और नक्श ए फरियादी है। ये सभी किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का है। नक्श ए फरियादी, दस्त ए सबा और सुबह आज़ादी, ये तीनों है, ठीक है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के समय में रचित गीत है। अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। तो यह गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस गीत की रचना की गई थी। बंगाल के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया गया। बाद में यह गीत बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया और 1971 में इसको राष्ट्रगान के रूप में बांग्लादेश में अपनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य कृतियों में से कौन कौन है, देखिए आप। एक है आपका गीतांजलि, जो है कि यहाँ पे देखिए गीतांजलि है, गीत दर्पण, शेषेर कविता, शेषेर कविता अंतिम कविता मतलब का है शेषेर कविता। चौखेर बाली, रेत का दाना, ठीक है। चौखेर बाली, विसर्जन, विसर्जन तो नाम विसर्जन है। गीतांजलि है, शेषेर कविता है, और है चौखेर बाली। ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। अमार सोनार बांग्ला, गीतांजलि, शेषेर कविता, चौखेर बाली, विसर्जन, ये सभी रविंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। चलो 278 नंबर 275 में हम लोग आते हैं, ठीक है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। सोम प्रकाश की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा की गई थी। औपनिवेशिक भारत के दौर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में इसे अहम भूमिका निभाई। प्रत्येक सोमवार को इसके साप्ताहिक प्रकाशन ने इसे सोम प्रकाश नाम दिया। सोमवार को होता था इसलिए इसका नाम सोमवार प्रकाश पड़ा था, ठीक है। और ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और ये साप्ताहिक था। इसका प्रभाव विशेष रूप से रैयतों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, जमींदारों के अन्याय और नील किसानों के शोषण को चुनौती देने और गरीब जनता पर बोझ डालने वाली ब्रिटिश कर नीतियों की मुखर आलोचना करने में स्पष्ट था, ठीक है। नील किसानों के शोषण को चुनौती देने के लिए, जो नील किसान थे, ठीक है, उनको, और गरीब जनता पर बोझ डालने वाले जो भी ब्रिटिश नीतियां थी ना, उसकी आलोचना इसमें की गई थी। इसने औद्योगिकीकरण का समर्थन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। औद्योगिकीकरण का जो है कि सोम प्रकाश ने समर्थन किया था। ओके, चलिए 276 में चलते हैं हम लोग। बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, बहुविवाह। ये 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। ये 1850 में संस्कृत कॉलेज के जो है वो प्रधानाचार्य थे। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1850 में संस्कृत कॉलेज। इन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए संस्था खोलकर शास्त्रीय ज्ञान पर पुरोहित नियंत्रण को समाप्त करने की कोशिश की थी। ये गैर ब्राह्मण के लिए संस्था खोले और जो शास्त्रीय ज्ञान है, पुरोहित नियंत्रण इस पे क्यों है?
जो शास्त्र है क्या उसको पढ़ने का उसके सारे नियंत्रण पुरोहित को ही पास है। ये बातें इन्होंने कही। उन्होंने संस्कृत सीखने के एकाकीपन को भी तोड़ने की बात की। संस्कृत सिर्फ पुरोहित लोग, ब्राह्मण लोग ही सीखेंगे, क्या भाषा किसी की अपनी है? नहीं। कॉलेज में पश्चिमी विचारों को भी फिर इन्होंने पेश किया। एक शिक्षक के रूप में इन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नई पद्धति बनाई, एक संशोधित बंगाली प्राइमर विकसित किया, ठीक है, और एक नई गद्य शैली पेश की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। एक आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने इसे वैधानिक मान्यता भी दी, ठीक है। वे बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह, जो है विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह के प्रबल जो है कि बाल विवाह और बहु विवाह के प्रबल विरोधी थे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन थे। उनकी रचनाओं में विधवा विवाह 1855, जिसमें विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार का समर्थन था, इसकी रचना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है विधवा विवाह 1855 का विधवा विवाह, ठीक है। और बहु विवाह 1871 का है इनका, जिसमें इन्होंने बहु विवाह पर रोक लगाने का आह्वान किया गया है, ठीक है। बहु विवाह पे रोक लगाने की बात की गई है 1871 में, जो इनकी रचना है। इसके अलावा बैथ्यून स्कूल जो 1849 में स्थापित हुई थी, उसके सचिव के रूप में वह भारत में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले अग्रदूतों में से एक बन गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। बैथून स्कूल में सचिव के रूप में थे। कलकत्ता में बैथून स्कूल की स्थापना 1840 और 1850 के दशक में उभरी, और जो बैथून स्कूल है ना, वो महिला शिक्षा के लिए जोरदार आंदोलन का प्रत्यक्ष परिणाम थी, ठीक है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था? तो सन्यासी विद्रोह का नाम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में आता है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है 1882 सन्यासी विद्रोह की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 का नेतृत्व बंगाल में हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने ब्रिटिश आर्थिक उत्पीड़न और धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों के खिलाफ किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है, जिसमें सन्यासी विद्रोह की घटनाओं पर आधारित है, ये इसमें क्या हुआ है कि जो सन्यासी हैं और जो मुस्लिम हैं, ठीक है, उनके ब्रिटिश आर्थिक उत्पीड़न के बारे में बात की गई और उनकी धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के खिलाफ ये विद्रोह 1770 के बंगाल के अकाल और अत्यधिक कराधान से प्रेरित होकर यह औपनिवेशिक शासन के प्रतिरोध का एक प्रारंभिक प्रतीक भी बना, ठीक है। चलिए 278 नंबर जो प्रश्न है आपका, उसमें आते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सा अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। तो ये 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले अंग्रेज थे। वह एक ब्रिटिश प्राच्यविद और विद्वान भी थे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में हुआ है। ये ब्रिटिश प्राच्यविद और विद्वान थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुवादक के रूप में काम किया, ठीक है, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुवादक के रूप में काम किया है और प्रमुख भारतीय ग्रंथों को पश्चिमी दुनिया के लिए सुलभ बनाया। विलियम जोन्स को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने और भारतीय भाषाओं के अध्ययन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, ठीक है। 278 हो गया आपका। चलिए 279 में आते हैं। इसके पहले अलेक्जेंडर कनिंघम जो है एक पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। जॉन मार्शल भी एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो आपका ऑप्शंस रहता है ना, ये सबको इस बुक में जो है कि अच्छे से कर दिया गया डिटेल, ठीक है। आंसर आपका चार्ल्स विल्किंस था, ठीक है। चलो 279 में आते हैं हम लोग। 2001 का प्रश्न है, ये कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, पहले है जो है उसको ऑप्शंस में प्लीज़ देखिए। भारत का पहला टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, भारत का पहला 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चट्टन, ओहो, भारत की पहली बीमाकृत फिल्म ताल,
ताल से ताल मिला। ठीक है, तो ये तो आप बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे ना। कौन सा है, बीमाकृत फिल्म है, ये सारा कुछ। अब इस टाइप का प्रश्न हालांकि पूछता नहीं है, पूछ भी सकता है पीसीएस में तो कुछ भी। ओके, मीना कुमारी जो है क्या एक महान अभिनेत्री थी, भारत रत्न जीतने वाली भारत की पहली अभिनेत्री है। तो ये आपका सही नहीं है। मीना कुमारी एक महान अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने कभी भारत रत्न नहीं जीता। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे पाने वाले पहली महिला आपकी इंदिरा गांधी है। भारत रत्न को पहली महिला कौन थी इंडियन, तो वो इंदिरा गांधी हैं। उन्होंने 1971 में भारत रत्न प्राप्त किया था। अभी हाल ही में किसको भारत रत्न मिला है बताओ तो। और पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री अभी हाल ही में किसको मिला है, जल्दी से इसको आप रिकॉल करो। ठीक है, चलो। तो जो सही है उसको देख लीजिएगा। पहला टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, पहला 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चट्टन, पहली बीमाकृत फिल्म ताल। ठीक है, 1953 में भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म है झांसी की रानी। माय डियर कुट्टी चट्टन जो है 3D फिल्म है, जिसको 1984 में रिलीज किया गया। निर्देशन इसके जीजो पुनसुन थे। फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने 1999 में अपनी फिल्म ताल का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से 11 करोड़ रुपए की बीमा करवाया था। जो 99 में ताल आई थी ना, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो है उसे 11 करोड़ का बीमा करवाया था। इस तरह ताल भी बीमा करवाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी। ठीक है, चलो अब इसमें आते हैं हम लोग। तो 280 नंबर प्रश्न आपका जो है, ए आपका सही है। ए का एक, बी का तीन, सी का चार और डी का दो। ए का एक यानी कि चटगांव जो है आपका वो कल्पना दत्त। अभिनव भारत बीडी सावरकर। सी का चार, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष। ठीक है, सी का चार, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष। कुका आंदोलन आपका गुरु राम सिंह। ये तो सभी पता होगा, एक यहाँ तक कि लूसेंट में भी आपका दिया हुआ है। पर फिर भी आप छोटी सी छोटी चीज़ को रिवीजन करेंगे, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहीं पे आप ना एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज होते हो। छोटी छोटी डेट्स याद नहीं रहते और नाम याद नहीं रहते। तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे तो सब याद ही है। ठीक है, तो चुपचाप से इसको भी एक बार पढ़ ही लो। ठीक है, तो जो चटगांव शस्त्रागार छापे हैं उसका नेतृत्व सूर्य सेन और कल्पना दत्त ने किया था। तो कल्पना दत्त इसमें दिया है, सूर्य सेन भी आप इसका नाम जानते ही होंगे। जिसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों से हथियार को जब्त करना। यह जो छापा पड़ा था अप्रैल 1930 में मारा गया था, चटगांव आर्मरी रेड। ठीक है, ये अप्रैल 1930 में मारा गया था और इसमें भारतीय रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, भारतीय रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के बैनर तले 65 कार्यकर्ता शामिल थे। दूसरा, अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ 1904 में किया था। ठीक है, ये गुप्त संगठन था। उसके अलावा अनुशीलन समिति का इतिहास भी 1902 से जुड़ा है, जहाँ पे स्थापना इसके बैरिस्टर प्राणनाथ मित्र और उनके मित्रों ने वर्तमान कोलकाता में किया था। अरविंद घोष समिति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में बैरिस्टर प्राणनाथ पी मित्रा, जो आप पढ़ते हो ना, ऑलवेज आप शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हो, बट इसका जो पूरा नाम है ना वो प्राणनाथ मित्र है, अनुशीलन समिति। ओके, इसकी स्थापना पी मित्रा यानी कि प्राणनाथ मित्रा और उसके मित्रों ने कोलकाता में किया था। अरविंद घोष इस समिति से बस जुड़े थे। ठीक है, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो इस टाइप के प्रश्न से आप क्या देखते हो। तो एक तो आपको समिति सारा पता होना चाहिए, आंदोलन पता होना चाहिए, और उसके नेतृत्वकर्ता पता होना चाहिए, और जो संस्था है उसके संस्थापक पता होना चाहिए। तो इस टाइप से आपका जो है ना मिक्सअप पूरा यहाँ पे रहता है, वो जो आपका हिस्ट्री है। कौन सा एक सही नहीं है। 281 नंबर प्रश्न। देखो नील दर्पण कितना जल्दी जल्दी आ रहा है, इसके पहले भी नील दर्पण आया था। बार बार जो है ना ऑप्शन से ही प्रश्न को उठाया जाता है, इस चीज़ को आप गौर कर रहे होंगे। नील दर्पण नील की कृषि करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। सही है।
ओके। घाशीराम कोतवाल नामक जो नाटक है के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था। नवीन चंद्र दास जो है लिखित नाटक नवान्न बंगाल के अकाल पे आधारित था। नवीन चंद्र दास का लिखित नाटक नवान्न। तो घाशीराम कोतवाल जो है ये नहीं पता होगा। नवान क्या है, कौन सा नाटक है, ये नहीं पता होगा आप लोगों को, पक्का मैं कह रही हूँ नहीं पता होगा। उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पे। तो कौन सही नहीं है? आपका जो है सी सही नहीं है, बाकी सारा सही है। पहले सी देख लो कि सही नहीं कौन है। नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवान बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। बाकी आपका नील दर्पण वाला सही है। घाशीराम कोतवाल नामक नाटक जो है उसका लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। ठीक है। और इसके अलावा उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। सी आपका सही नहीं है। आपका जो नवान है ना, वो नवीन चंद्र दास गुप्ता सॉरी नवीन चंद्र दास द्वारा लिखा गया एक नाटक है। और नवीन चंद्र दास यहाँ पे नाम क्या था आपका? हाँ, नवीन चंद्र दास के द्वारा नाटक नवान है। नवान नवीन चंद्र दास, न से नवान, न से नवीन चंद्र दास। ठीक है। लेकिन ये बंगाल के अकाल पर आधारित तो नहीं है, यह एक सामाजिक नाटक है। नवीन चंद्र दास का नवान जो है ना, वो सामाजिक नाटक है। यह एक सामाजिक नाटक है जो बंगाली समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष को दर्शाता है। तो इस तरह से आपका सभी सही है। और आपको इसमें ना बहुत कुछ आपको मिल रहा है। जो कम से कम देखिए 99 का प्रश्न है। और उस वक्त ये इतना डेप्थ में जाके आप घाशीराम कोतवाल के बारे में नहीं जान रहे हो, आप नवान के बारे में नहीं जान रहे हो, और आप सोच रहे हो कि 2026 का पीटी निकाल दोगे। जब 99 में इस तरह से डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपसे बहुत ही लाइटली और जो है कि ऊपर ऊपर से प्रश्न नहीं आते हैं। आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। और इसके लिए आप जो भी आपके पास है वो एनसीईआरटी पढ़ो, स्पेक्ट्रम पढ़ो। ठीक है। और पीवाईक्यू तो बिल्कुल ही लगाओ, चाहे आप किसी का भी लगा लो। आप दृष्टि आईएएस का लगाओ या फिर आप ओनली आईएएस का लगाओ। उसके अलावा आप ये धर्मेंद्र झाकर की है बुक, काफ़ी सारे बुक है। आपको पीवाईक्यू बहुत सारा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सोचो कि 99 का प्रश्न, हाँ, 1999 का प्रश्न आपका इतना अच्छा स्टेटमेंट वाला है। घाशीराम कोतवाल नवान ये सभी नाटक थे, और ये अभी तक आप लोग को नहीं पता, और आप सोच रहे हो कि 2026 का पीटी आप निकाल लोगे, तो गलत सोच रहे हो। आपको अभी से भी, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो ना, एटलीस्ट आप पीवाईक्यू के माध्यम से ही आप डीप जाने की कोशिश करना। आपको आइडिया होगा कि किस दिशा में मुझे जाना है। ठीक है। चलिए 282 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ओके। इसमें और कुछ बचा हुआ था ना। अच्छा, विकल्प ए बी डी में कि दिए गए कथन सही है। नील दर्पण वाला सही है। ये घाशीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर सही है। ठीक है। चलिए, ये पुस्तक और लेखक के बारे में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि मिलाने के लिए। ठीक है। तो आपका ए सही है, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। मतलब आपको उल्टा जाना है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसको हिंदी में लिख देगा तो समझ में आएगा, इंग्लिश में आपका वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये वीर सावरकर का है, सबको पता है। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में वर्णित करता है। ठीक है। दूसरा आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, बंगाली उपन्यास है। स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित करने के लिए जो है कि उस समय था। और इसमें प्रतिष्ठित देशभक्ति गीत आपका वंदे मातरम भी है। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। चलो, सी नंबर है लाइफ डिवाइन, अरविंदो घोष का है। और एक है डिवाइन लाइफ, ये भी है। ठीक है। ये आध्यात्मिकता का है। और साधना, साधना आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, साधना। बाकी तो ऊपर वाला याद होगा। साधना अगर नहीं याद है तो देख लो।
रविन्द्रनाथ टैगोर का है। यह निबंधों का एक संग्रह है जो मानवतावाद और आध्यात्मिकतावाद पर जो है कि उनके विचार को दिखाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कई बार आ चुका है, आप देख लिए होंगे उसके नाटक, उनकी कविता, बहुत सारी चीज़ें। ये निबंध का एक संग्रह है, साधना निबंध का संग्रह है, मानवतावाद और आध्यात्मिकता पर उनके विचार को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 283 नंबर प्रश्न में। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत के बारे में बी डी सावरकर 1904 में और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर थे। गुप्त संगठन है ये। ठीक है, भारत सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किया गया एक गुप्त संगठन के रूप में, अभिनव भारत सोसाइटी, यानी कि यह एक यंग इंडिया सोसाइटी थी। इसकी शुरुआत नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी। नासिक में मित्र मेला के रूप में 1902 में हुई थी। बाद में जाके 1904 में ये आपका अभिनव भारत सोसाइटी बना। जब सावरकर छात्र थे उस समय तब हुई थी यंग इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं में शामिल था। ठीक है, जब सावरकर छात्र थे यह ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं में शामिल था। समूह का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। 1904 में ब्रिटिश सावरकर ने इसका नाम अभिनव भारत रख दिया। मित्र मेला का नाम अभिनव भारत रख दिया, जो ग्यूसेप मैजनी, ठीक है, जी मैजनी के यंग इटली से प्रेरित था। जो ग्यूसेप मैजनी के यंग इटली से प्रेरित था। दूसरा ऑप्शन आपका वो भी बात कर लेते हैं, बी, तो बी डी सावरकर आपका सही है, अभिनव भारत का। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में दिया है। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बसु जो है युगांतर पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बसु युगांतर पार्टी से जुड़े हुए थे। भगत सिंह का तो पता ही है, HSRA के वो सदस्य थे। ठीक है, 283। ओके, 284 में देखिए क्या है। 284 में है आपका श्यामजी कृष्ण, मतलब A 2 B 3 C 4 D 1। ये इस तरह का ही आपका देखना मिलाने के लिए आएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, पहले भी आ चुका है। मैडम भिखाजी कामा, ये जो आपका राष्ट्रीय विचारों को बढ़ावा देने वाली पत्रिका द तलवार। द तलवार किसका है? मैडम भिखाजी कामा का। ठीक है, जो काम करता है वही तलवार चलाता है। तो मैडम लोग जो है ना वो तलवार चलाती है, मतलब उनकी जुबान ही तलवार होती है। तो ऐसे करके याद कर लेना कि जो आपकी मैडम है वो बहुत तलवार अपनी जुबान चलाते हैं। ठीक है, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पता ही है आपको। अरविंद घोष, वंदे मातरम आपको सबको पता है। सिर्फ दो चीज़ में, एक ही चीज़ में आपको कन्फ्यूजन होगा। मैडम भिखाजी कामा का द तलवार है। ठीक है, बाकी आपका सब पढ़ा हुआ है, इसमें बहुत इजी इजी प्रश्न है। हाँ अच्छा, चलिए। थियोडोर बेक, एल्बर्ट बेल, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये किससे जुड़े हुए थे? तो आपका तीनों सही है, चौथा आपका गलत है। थियोडोर बेक जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का जुड़ा हुआ है। थियोडोर बेक अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया, उसके प्रधानाचार्य के रूप में थे थियोडोर बेक। अलीगढ़ में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थियोडोर बेक। ठीक है, एल्बर्ट बिल तो 1883 में आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय प्रतिवादियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना। यूरोप के जो अपराधी हैं उनके ऊपर भारतीय न्यायाधीश मुकदमा चला सकते हैं। ये इल्बर्ट बिल में था। इस पे काफ़ी विवाद हुआ 1883 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक है, फिरोज शाह मेहता के जो कांग्रेस संस्थापकों सदस्य में से एक थे, उन्होंने इसके शुरुआती वर्षों में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए फिरोज शाह मेहता का है कांग्रेस से नाम जुड़ा हुआ। चौथा आपका सही नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी का कोई ये मुस्लिम लीग से नहीं था। बदरुद्दीन तैयब जी एक प्रमुख वकील हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वकील थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। और जो है कि 1887 में कांग्रेस के एक सत्र की अध्यक्षता करने वाले वो पहले मुस्लिम भी थे। 1887 में वो अध्यक्षता किए हैं बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम के रूप में। वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, ज़रूरी नहीं है कि जो भी मुस्लिम है सभी मुस्लिम लीग से ही जुड़ा हो। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना जो बिगनर्स है। चलो, गदर पार्टी का नेता कौन था? लाला हरदयाल थे।
1913 में भारतीय प्रवासियों के द्वारा इसकी स्थापना 1913 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को है वो। इसका उद्देश्य था सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। ओके, 287 नंबर आपका प्रश्न है। इसके अलावा लाला हरदयाल भी सही है, इसका गजर पार्टी का लाला हरदयाल सही है। ठीक है, इसी में और डिटेल दिया हुआ है कि लाला हरदयाल का कौन सा 1884 से 1939 एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी और बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने विशेष रूप से 1913 में गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। गदर के कुछ प्रमुख नेता थे बाबा गुरुमुख सिंह, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भकना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद और मोहम्मद बरकतुल्लाह। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है आपका, जो आप कंफ्यूज करते हो ना ऑलवेज। आप ये देखो, ये यहाँ का जो आपका नाम है ये, ठीक है, तो इस नाम को ज़रूर से याद कर लो। गदर के प्रमुख नेता बाबा गुरुमुख सिंह, करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भाकना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद, मोहम्मद बरकतुल्लाह। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब 287 नंबर प्रश्न में आते हैं। MC सीतलवाड़, VN राव तथा लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सभी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले का भारत के कल्याण और आत्मनिर्भर विकास को बढ़ावा देने के लिए 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी ने कानूनी सुधारों और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, जो इन तीन व्यक्तियों के पेशेवर हितों के अनुरूप था। ठीक है, तो डी जो है आपका सही है। MC सीतलवाड़, VN राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। जो अल्लादी, हाँ हम लोग पढ़े हैं ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। वह एक वकील और कानूनी विशेषज्ञ थे, जिन्होंने संविधान के प्रारूपण पर और निर्माण में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया। MC सीतलवाड़, VN राव कानूनी और संवैधानिक अध्ययन में थे, और जो है कि कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, देखते हैं क्या बहुत ज़्यादा है इसमें। एक सेकेंड, थोड़ा सा पेशेंस रखना, तो आज दोनों टॉपिक एक साथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर बार बार ना उसके लिए वो क्या कहते हैं, आपको फिर बैनर बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। विविध ख़त्म ही है इसको। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन जो है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रचित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, आपको ये मतलब टाइम भी पता रहना चाहिए उपन्यास का। सोचो कितना 96 में इतना डीप से प्रश्न पूछा जाता है, और आप कहते हो कि बहुत इजी है। इजी इजी विजी विजी कुछ नहीं है। तो चलो चलो, तो ना आपको पढ़ के रखना है कि मतलब सेशन भी याद करना है उपन्यास का। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय साहित्य में राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार और पश्चिमी शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। लेखकों ने सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने के लिए ये सब किया। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1865 में लिखा गया था। बंगाली साहित्य के पहले प्रमुख उपन्यासों में से एक दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1865। प्लीज डेट याद रखना, कंफ्यूज ना करना। इसने भारत में ऐतिहासिक उपन्यास शैली की शुरुआत को चिन्हित किया और औपनिवेशिक काल के दौरान राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ठीक है, और राष्ट्रगुप्तार तो पता ही है, गुजराती समाचार पत्र था ये। 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें सामाजिक सुधार और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दिया। मराठा तो पता ही अंग्रेजी समाचार पत्र है, 1881 में तिलक के द्वारा। ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का मराठी मासिक है पत्रिका निबंध माला। ये जो डी वाला है ना, ये याद रखना, मुझे लगता है पूछ देगा ये। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, ये जो है ना मराठी है।
नाम से लगता है कि तमिल वमिल है कुछ चिपलंकर, लेकिन है तो ये मराठी। निबंध माला। तो विष्णु भगवान को माला पहना देना, और विष्णु भगवान को माला पहनाने के बाद तुम जो है ये अपने आप को उच्च पुलवंकर मत समझ लेना। सामाजिक आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण किया गया है इसमें, और सुधारों का समर्थन भी किया गया है। मराठी मासिक पत्रिका निबंध माला। ठीक है। चलो, अब हम लोग 289 नंबर प्रश्न में आते हैं। अब खत्म ही है आपका एक टॉपिक जो पुस्तकें वाला था। ठीक है। चलो, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और जो है कह रहा है सी 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 आंसर, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो अगर 50 मिनट लगे या 1 घंटा लगे, यार तुम कितनी सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हो, ये तुम नहीं सोचते हो। बस सोचते हो कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। ओहो माय गॉड। इतना सोचोगे तो कैसे होगा। आ जाओ। तो सी आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, उनका तो ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है। बी का 1 एम के गांधी हिंद स्वराज, सी का 2 सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, और डी का 3 लाला लाजपत राय का ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, यानी कि आत्मचरित्रात्मक रचनाएं। ओके। तो इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं। जो यहाँ पढ़ोगे ना, और जो यहाँ सुन लोगे, वो आपको कभी भी नहीं भूलोगे। और कहते हैं ना कि पढ़ने से ज़्यादा जो है कि चीज़ें सुनने से याद होता है। ठीक है। मेहनत तो करना नहीं आप, कम से कम आप मोबाइल हटा कर रख दोगे और सुन भी लोगे ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसे लेटे लेटे आप सुन भी सकते हो। आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो चलो, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बारे में ये कथन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो है द ए नेशन इन मेकिंग। ठीक है। उसके अलावा हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। जब बाल्य में तो हो रहा था, हिंद स्वराज गांधी जी लिख रहे थे बैठ के। ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का है द इंडियन स्ट्रगल 1942 में। जब क्रिप्स मिशन आ रहा था तो इधर इंडियन स्ट्रगल लिख के सुभाष चंद्र बोस तैयार थे। तो द इंडियन स्ट्रगल 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन का विशेष इसमें लिखा गया है। ठीक है। उसके अलावा लाला लाजपत राय का द लिखित द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। ठीक है। तो ये इनका जो है एक आत्मकथात्मक लेखन है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908 में। 1908 में लाला लाजपत राय का है। ठीक है। इसी तरीके से देखिए दूसरा भी है मिलाने वाला। इसका आंसर आपका डी है, ए का 4 अभिनव भारत समाज बी डी सावरकर। जो है कि बी का वन अनुशीलन समिति श्री अरविंद घोष, गदर पार्टी का है आपका लाला हरदयाल, और डी स्वराज पार्टी का है आपका सी आर दास। मुझे नहीं लगता लूसेंट का भी कोई चीज़ इसमें छूट रहा है, मतलब हार्ड से हार्ड और सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो चलिए, इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले ये ख़त्म, बहुत 2 ही पेज का है, मतलब बस 2 ही पेज है, तो क्यों इसको दूसरा अलग से क्यों बनाए। चलो इसे भी ख़त्म कर देते हैं ना। विविध विविध में हम लोग आते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गिश और वाल्टर एलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। आपको याद होगा जब आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे ना, इसी तरीके से 4-5 नाम दिया हुआ है। और मैं बता दूंगी कुछ दिन में, आप अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगी, आपको कमेंट कर दूंगी। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, बीपीएससी में बहुत पूछा है। ठीक है, यहीं से उठा उठा कर देता है। अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व ना करो तो आप बेकार ही कर रहे हो तैयारी। मत ही करो, छोड़ दो, छोड़। चलो, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहार्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गिश और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। तो ये पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे। अलेक्जेंडर लॉन्गहार्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गिश और वाल्टर इलियट। ओके। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पुरातत्वविद थे। अलेक्जेंडर री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण ब्रिटिश भारत में कार्य किया था तथा उन्हें तमिलनाडु में पल्लावरम की पहाड़ियों से एक ताबूत की खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है।
जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण ब्रिटिश भारत में काम किया था। उन्हें तमिलनाडु में पल्लावरम की पहाड़ियों से एक ताबूत की खोज के लिए अलेक्जेंडर री को जाना जाता है। उन्होंने तमिलनाडु में पल्लावरम की पहाड़ी से ताबूत खोजा है। वाह! 1882 में भारत आए थे जब रिपन था ना, उसी समय में अलेक्जेंडर आए थे। ओके। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मद्रास डिवीजन में बर्गिस के सहायक बन गए थे ये। और वे दक्षिण भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक 1902 में बने थे। तो अलेक्जेंडर री का ना ज़्यादातर अटैचमेंट दक्षिण भारत में पुरातत्वविद के रूप में था। ठीक है। 1882 में वो भारत आए थे। अल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्स्ट, ये जो है 1876 से 1955 तक इनका सेशन है। ये पुरातत्ववेत्ता हैं और कला इतिहासकार हैं, जिन्होंने भारत और सीलोन में काम किया है। इन्होंने वे नागार्जुन कोड्डा की व्यवस्थित खुदाई के प्रभारी थे। नागार्जुन कोड्डा कहाँ है बताओ? आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? कंफ्यूज मत होना। हम्म, नागार्जुन कोंडा कहाँ है तो बताओ इसको। रॉबर्ट स्वेल, ये 1845 से 1925 में औपनिवेशिक भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक सिविल सेवक थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में ये सिविल सेवक थे रॉबर्ट स्वेल। स से सिविल सेवक, स से स्वेल। ओके। तो ये इन्होंने अमरावती स्तूप पर पुरातात्विक काम किया है। अमरावती पे रॉबर्ट स्वेल ने काम किया है। इस स्थल का सर्वेक्षण पहले कॉलिन मैकेंजी और वाल्टर इलियट ने किया था। जेम्स बर्गिश के बारे में हम लोग जानते हैं, ये पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक जेम्स बर्गिश हैं। 1872 में इन्होंने स्थापना किया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत के एक महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे। 1886 से 89 तक वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 292 नंबर प्रश्न में। संत फ्रांसिस जेवियर जेsuit संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्थित एक गिरजाघर है। ठीक है। गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। क्या सही है क्या गलत? 1 और 3 सही है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का प्रति साल, ठीक है, संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है अभी भी गोवा में। पहला सही है आपका कि संत फ्रांसिस जेवियर जेsuit संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा गलत है, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, ये गलत है। ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। 3 दिसंबर 1552 को चीन के तट से दूर सांगचुआंग द्वीप यानी कि सेंसियन द्वीप पर उनकी मृत्यु हुई थी। ना कि गोवा में, चीन की तरफ से दूर है ये सांगचुआन द्वीप। तो उनकी मृत्यु वहाँ पे हुई थी जब वे मिशनरी काम के लिए मुख्य भूमि जो है कि चीन से लेने गए थे मिशनरी काम के लिए, और एक जहाज का इंतजार कर रहे थे। बाद में उनके पार्थिव शरीर को गोवा लाया गया, जहाँ उनके लिए समर्पित एक चर्च है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखा गया है। ठीक है। तो 3 दिसंबर को जब हम लोग दिव्यांग दिवस मनाते हैं ना, तो ऐसे को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। ठीक है। जब दिव्यांग दिवस मनाते हैं 3 दिसंबर को, तो गोवा में उसी समय में सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो है कि मनाया जाता है पर्व। ठीक है। पहला है कि आपका जो है कि लोएला के सेंट इग्नाटियस और अन्य के साथ मिलके 1534 में सोसाइटी ऑफ जीसस की सह स्थापना में की थी, जेsuit की स्थापना की थी। ये सब उन्होंने किया था। ठीक है। 292 नंबर प्रश्न आपका हो गया है। 293 में हम लोग चलो आते हैं। अब ये ख़त्म ही है आपका, बस देखो ज़्यादा नहीं है, ख़त्म है। 293। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या कथन सही है? 2 और 4 सही है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया वे जेल में थे। CR दास जेल थे, उनके जगह पे कौन था बताओ? और कब का है ये? 1922 का है ना? 1922 का है, सही है। उनके जगह पे कौन किया था ये भी बता दो। 1922 में कौन किया था? बी सही है। 4 भी सही है। अल्फ्रेड बेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सही है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला नहीं थी। तीसरा, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नहीं, ये तो अध्यक्ष नहीं बने ना।
ये तीसरा सही नहीं है। ये संस्थापक थे, ये अध्यक्ष नहीं बने ये। पहला अंग्रेज तो वो है, क्या कहते हैं उसको, जॉर्ज यूल थे 1888 में। पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल 1888 में थे। अल्फ्रेड वेव 1894 में था। ठीक है। और जो है कि बाकी सब आपका पता है। अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, ये पुनरुत्थानवादी थे। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख व्यक्ति अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स को जो है कि पुनरुत्थानवादी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराओं को पुनर्जीवित करना था। भारतीय सांस्कृतिक और कलात्मक परंपरा को पुनर्जीवित करना था। उन्होंने मुगल लघु चित्रों, अजंता भित्ति चित्रों और जापानी वास्तु तकनीकों से प्रेरणा भी ली। पश्चिमी यथार्थवाद से दूर जाकर एक विशिष्ट भारतीय कला शैली को बढ़ावा दिया। अवेंद्रनाथ टैगोर की कृतियां जैसे, अब इसको अच्छे से, हाँ, भारत माता इनका है राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ कला को जोड़ता है। ठीक है। भारत में ही निर्मित पहली पिक्चर फिल्म टॉकी थी, कौन सी? आलम आरा, आपको पता ही होगा। आलम आरा 1931 में भारत की पहली बोलने वाली, यानी कि टॉकी, ठीक है, भारत की पहली बोलने वाली फीचर फिल्म थी, लेंथ फिल्म थी, जिनका निर्देशक किसने किया था? आलम आरा का अर्देशीर ईरानी, ईरान हाशमी नहीं। आलम आरा अर्देशीर ईरानी था। ठीक है। भारतीय सिनेमा में ध्वनि की शुरुआत को चिन्हित किया और फिल्म उद्योग में क्रांति ला दी। यह एक फारसी कहानी पर आधारित एक संगीत नाटक था। फारसी कहानी पर आधारित एक संगीत नाटक था और इसमें कई गाने थे जो उस समय दर्शकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण था। इस फिल्म का भारतीय सिनेमा पर बहुत प्रभाव पड़ा, खासकर ध्वनि संवाद को पेश करने के मामले में। ठीक है। चलो 296 नंबर प्रश्न में आते हैं। बटलर समिति रिपोर्ट, हार्टुंग समिति रिपोर्ट, हंटर जांच और मुंडीमैन समिति रिपोर्ट, ये जुड़ा हुआ है किससे? तो जो एक आ दो, बटलर समिति रिपोर्ट किससे जुड़ा है? भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के मध्य संबंध। जो भारतीय राज्य है और सर्वोच्च शक्तियाँ हैं उसके मध्य संबंध, बटलर समिति उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें क्या था ना, ब्रिटिश शासन के तहत रियासतों की स्थिति का शासन का अध्ययन किया गया, रियासतों के बारे में 1927 में। ठीक है। रियासतों की स्थिति के बारे में बताया गया। हार्टोंग समिति की रिपोर्ट 1929 में भारत में शिक्षा के विकास और इसकी भविष्य में जो संभावनाएं हैं उसके बारे में। हंटर जांच समिति की रिपोर्ट 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जब हुई थी, तो इसमें इसकी आलोचना करते हुए, इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए जो है कि इसमें झूठा विवरण बताया गया था। हंटर जांच 1920। ओके। मुंडी मैन समिति की रिपोर्ट 1924। अगर आपको इस तरह का ना क्रम दे दिया जाए अगर आपको, तो उसमें सबसे पहले होगा हंटर जांच, फिर मुंडी मैन, उसके बाद होगा आपका बटलर, फिर हार्टो। तो हंटर, मुंडीमैन, बटलर, फिर हार्टोग। ठीक है। चलो, मुंडीमैन समिति की रिपोर्ट 1924 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में हुआ था उसके तहत शुरू की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली के कामकाज की जांच करने के लिए मुंडीमैन समिति की रिपोर्ट आई थी। द्वैध शासन प्रणाली की कई कारणों से प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही थी, जैसे कि भारतीय मंत्रियों के हाथों में वास्तविक शक्ति की कमी थी और नौकरशाही प्रतिरोध, ये सब जो था, तो उसी के लिए ये रिपोर्ट आया था। ठीक है। 297 में हम लोग आते हैं। 7 अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या छपा था? विज्ञापन 7 अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। हाँ, ये क्या है? चलिए 297 में क्या पूछ रहा है? अच्छा, ओ, ये है क्या? यह विज्ञापन लुमियर ब्रदर्स के सिनेमाटोग्राफ द्वारा भारत में पहली बार चलचित्रों की स्क्रीनिंग को संदर्भित करता है। यह ऐतिहासिक घटना 1896 में को बॉम्बे में वाटसन होटल में की गई थी। इसमें भारत में सिनेमा की शुरुआत को चिन्हित किया गया, जो बाद में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक के रूप में था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस विज्ञापन को प्रकाशित किया और उस युग की तकनीकी आश्चर्य जीवन आकार के फोटोफॉर्मिक चित्रों को उजागर किया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन 298, अब मॉडर्न हिस्ट्री आपका ख़त्म है, ये लास्ट है आपका।
ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और कह रहा है 1883, 1906, 1927, 1932 क्या क्या हुआ था। तो सी आपका आंसर है। राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला सत्र वर्ष 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है। एक का चार, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में 1883 में हुआ था। और जो है कि राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा की गई थी। उसके बाद इसकी स्थापना 1885 में कांग्रेस की रखी गई थी। ठीक है। तो कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1883 में हुआ, 85 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। उसके बाद है आपका बी का 3, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी ना। 30 दिसंबर 1906 भारतीय मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ढाका में किया गया था। सी का देखिए, सी का 2, 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। तो ये जो है अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, राज्य पीपुल कॉन्फ्रेंस 1927 में ही बटलर कमेटी था ना। अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इस सम्मेलन ने लोकतांत्रिक सुधारों के लिए दबाव बनाने के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों को एकजुट किया। ठीक है। अगस्त 1932 में क्या हुआ था। तो व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की गई। व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा अगस्त 1932 में की गई, जिसमें दलित को सहित अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान था। जिसमें दलितों सहित अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान था, जिसमें व्यापक रूप से विवाद उत्पन्न हो गया था। दलित के लिए अल्पसंख्यक वही जो फिर पुनः समझौता हुआ। तो आपका ख़त्म हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम लोग कल से ना, या तो हम लोग मिडाइवल ख़त्म करेंगे और एंसेंट ख़त्म हो चुका है आपका, मिडाइवल ही ख़त्म करेंगे। उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे या साइंस करेंगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।